हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर का आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैकेनिज्म, पूरी ओवरऑल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कौन सी प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना सो दैट उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके, एटीपी के फॉर्म में जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सके, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो टाइप्स में हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे चलता है। बट उसके लिए पहले थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है सेल, क्योंकि रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, सेल में होती है। रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी की एक एक सेल में होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। मान लीजिए ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही रेस्पिरेशन है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, मतलब सेल के अंदर एक लिक्विड कंटेंट भरा होता है, एक लिक्विड प्रोटीनेशियस सब्सटेंस फील होता है सेल के अंदर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि ये सेल है और सेल के अंदर एक लिक्विड प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भरा है, तो इस लिक्विड पदार्थ को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बताएंगे, केवल उतना ही बताने जा रहे हैं जितना हमें रेस्पिरेशन के लिए समझना जरूरी है। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सेल का डिटेल स्टडी करेंगे किसी वीडियो में, जब आएगा ये चैप्टर में आपके। तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को ही जानना है। और सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस तो होता ही है, एवरी सेल हैज न्यूक्लियस। ओके, तो ये सेल का अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नाम आप सबने सुना होगा। अब इनका काम क्या है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन की आधी प्रोसेस तो हमारे साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है और कुछ प्रोसेस जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। यानी ये दोनों ही, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों जो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल हैं, ये हमें हमारे रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मींस रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होता है? सेल के अंदर। सेल में भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको समझना। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है। देखिए, रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो सिंपल जो रेस्पिरेशन की डिफिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन। ग्लूकोज ब्रेक होता है और बनाता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। और एनर्जी कौन से फॉर्म में? 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी का फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछता है ATP क्या है, ATP एनर्जी है। ठीक है, ATP एनर्जी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो ये आपका सिंपल रेस्पिरेशन का डिफिनेशन है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस आधी तो आपकी साइटोप्लाज्म में होगी और आधी रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगी। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी और कौन सी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगी। देखिए, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले बीच में एक स्टेप और लेता है। डायरेक्ट ग्लूकोज CO2 वाटर और ATP में कन्वर्ट नहीं होता। पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज है, अब हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रहे हैं, C6H12
O6 आप लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपल ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज है आपका। ये सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ओके, फुल फॉर्म देते हैं, पायरुविक एसिड। सबसे पहले जो हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज कहाँ है? सेल के अंदर है। सेल में कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये आपका साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। व्हेन ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के अंदर होगी। ऑब्वियसली सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा, लेकिन सेल के अंदर कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। तो ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होगी। बार बार हम इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। तो सेल में तो होती ही है, लेकिन सेल में भी कहाँ होती है? कभी कभी आपको ऑप्शन में सेल नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा ऑप्शन में साइटोप्लाज्म। तो आप कहेंगे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो सेल में होती है, इसमें सेल तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो आपको साइटोप्लाज्म पे टिक करना होगा। ओके, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का लिसिस हो रहा है, ग्लूकोज का टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू पायरुविक एसिड। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इस प्रोसेस के लिए अभी ऑक्सीजन की नीड नहीं है, मीन्स इतने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के भी हो जाएगी, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस के लिए अब ऑक्सीजन चाहिए। अब जो आपका पायरुविक एसिड होगा ये कन्वर्ट होगा CO2 में, वाटर में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, 38 ATP एनर्जी। ओके, once again 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है CO2, वाटर एंड एनर्जी में। और हमने इजी वे में हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है CO2, वाटर एंड एनर्जी में, यानी ग्लूकोज ही कन्वर्ट हो रहा है, बट डायरेक्ट CO2, वाटर, एनर्जी में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता। पहले एक स्टेप लेता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है। फिर पायरुविक एसिड जब CO2, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसके आगे की प्रोसेस अब बिना ऑक्सीजन के नहीं होगी। और ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो आधी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई और उसके बाद की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और इस प्रोसेस का नेम है क्रेब्स साइकिल। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, और इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। इतना तक तो हो जाएगा, पायरुविक एसिड में तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के भी, लेकिन इसके बाद एनर्जी तो हमें तभी मिलेगी जब हमारे सेल में क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन। की पूरी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार कंपटीशन में, एग्जाम में पूछते हैं। और ये मैकेनिज्म किसकी है? एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है। एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। आधी प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के और उसके बाद ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन की नीड है, तो जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो बिना ऑक्सीजन के हो जाता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में एक जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनेल होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी बन रही है, जहां एनर्जी बनेगी उसे पावर हाउस ही बोलेंगे, है ना। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो जो ग्लूकोज से सबसे पहले पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद पायरुविक एसिड से CO2 वाटर और एनर्जी बनते हैं। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के अंदर ही होगी, लेकिन सेल के अंदर कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इस प्रोसेस का नेम है क्रेब्स साइकिल, और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसको हम बैलेंस कर दें, 6CO2 6H2O रेस्पिरेशन की जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने आपको बताई ही है। 6CO2 6H2O लिखा जाता है ना। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इस रेस्पिरेशन में कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये पूरा प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के ही कंप्लीट होता है। बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज, जैसे आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपका सेम है जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में था, उसी तरह एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि CO2 वाटर और एनर्जी बन रहा था। यहाँ पे वाटर की जगह एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बैलेंस करेंगे तो 2C2H5OH और 2CO2, और एनर्जी रिलीज होगी। जाहिर सी बात है एनर्जी तो मिलना ही है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस एनर्जी के लिए ही की जाती है। 2 ATP एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा 38 ATP एनर्जी मिल रही थी, और यहाँ पे ओनली 2 ATP एनर्जी मिल रही है, यानी इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। और इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स में नहीं होता। सिर्फ कुछ माइन्यूट एनिमल्स हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एज लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, और कुछ प्लांट्स में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कम एनर्जी जिनके लिए काफ़ी है, जो कम एनर्जी में ही अपनी लाइफ स्पैन को बिता सकते हैं, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ह्यूमन बींग्स को या हायर प्लांट और एंड एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये मैकेनिज्म है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। और यहाँ से इसको तो ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, और जब पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल CO2 और ATP में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। वहां पे एरोबिक में हम क्रेब्स साइकिल बोल रहे थे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे। ये सारी प्रोसेस सब कुछ आपका साइटोप्लाज्म में ही होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नो ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती।
एक और तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, ग्लूकोज। सबसे पहले तो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस का नेम है ग्लाइकोलिसिस, और उसके बाद पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है, या हमने बताया लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, C3H6O3 प्लस 2ATP एनर्जी। ओके, और यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं 2। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। पायरुविक एसिड के आगे वाले स्टेप को यहाँ पे भी फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन। इसके लिए भी ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन इस तरह से 2 टाइप से हो सकता है, एक में एथिल अल्कोहल CO2 या एनर्जी बन सकती है, या लैक्टिक एसिड और एनर्जी भी बन सकती है। ठीक है, अगर एथिल अल्कोहल CO2 और एनर्जी बन रही है तो ये आपका एग्जांपल है ईस्ट का, ज्यादातर ईस्ट में देखने को मिलता है ये फर्स्ट वाला। और इस तरीके से अगर लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में या हमारी मसल्स में भी होता है, बैक्टीरिया या मसल सेल्स। मसल सेल्स में कब होता है हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखा है तो भी आप देखिए उसको। यानी हम लोगों की मसल सेल्स भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं, कब करती हैं, क्या कंडीशन होती है, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, ये सभी में कॉमन है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी आप देख रहे हैं। और उसके बाद चेंज होता है, अगर एनारोबिक है तो पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल CO2 या ATP में कन्वर्ट हो सकता है, या लैक्टिक एसिड और ATP में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और एरोबिक में आपको पता ही है CO2 वाटर एंड 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। एक बार इसको हम एक इजी तरीके से समराइज कर देते हैं। देखिए, इस तरीके से ओवरऑल हम रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज होता है सेल के अंदर, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। ये सभी रेस्पिरेशन में कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी, दैट इज ऑल्सो कॉमन। और उसके बाद पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल CO2 या एनर्जी में, एनर्जी तो मिलना ही है, अल्कोहल CO2 एनर्जी, या आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड या एनर्जी, एंड पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो सकता है CO2 वाटर एंड एनर्जी में भी। अब अगर पायरुविक एसिड अल्कोहल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। यानी ऑक्सीजन एब्सेंस, बिना ऑक्सीजन के होगा। और या पायरुविक एसिड अगर आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तब भी ये कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही ऐसा होता है। यानी यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंस, और पायरुविक एसिड अगर आपका CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कैसा रेस्पिरेशन होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये वाला अगर पायरुविक एसिड, ये तो दोनों ही एनारोबिक है, और पायरुविक एसिड अगर अल्कोहल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। और अगर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला आपको मसल्स में या बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और ये तो आप जानते ही हैं, अगर पायरुविक एसिड CO2 वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये सभी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सबके लिए है। यानी हम सभी लोग ये वाला रेस्पिरेशन करते हैं, पायरुविक एसिड हमारे अंदर CO2 वाटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक और बहुत ही कॉमन चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसमें कितने कार्बन होते हैं। जैसे ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी इसमें कितने कार्बन है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन जो कंपाउंड है ये सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है।
3 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। पायरुविक एसिड अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो अल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं? अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH सभी लोग जानते हैं, तो C2 यानी कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं इसमें। लैक्टिक एसिड अभी हमने फॉर्मूला लिखा था C3H6O3, तो लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा आज आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अगली बार हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।